वेलकम स्टूडेंट्स। हिंदी बोर्ड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम व्याकरण शुरू करने वाले हैं। टॉपिक लिया है संज्ञा, जिसके बारे में सभी जानते हैं और ये सभी क्लासेस में आते हैं, यानी व्याकरण के सभी टॉपिक जिसमें से मेन संज्ञा है, ये सभी क्लासेस में आने वाली है। तो ये सभी क्लासेस के लिए उपयोगी है। इसके पहले हमने कक्षा 5 के हिंदी की बुक के वीडियो डाले हैं, जिसमें से पाठ का अध्ययन करवाया है, प्रश्न उत्तर बताए हैं और इसके अतिरिक्त पाठ के अंदर से कोई भी विलोम शब्द, पर्यायवाची या शब्दार्थ से संबंधित जो भी छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उनके हमने शॉर्ट वीडियो भी डाले हैं, तो आप उन्हें भी देखकर लाभ ले सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं संज्ञा। संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा का अर्थ क्या है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संज्ञा के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, इसकी परिभाषा हमने रट ली, इसके भेद हमने रट लिए, लेकिन आज हम संज्ञा को अच्छे तरह से समझेंगे ताकि आप भूल नहीं सको। संज्ञा यानी कि सम प्लस ज्ञा। सम यानी अच्छी तरह से और ज्ञा यानी ज्ञान, जिसके बारे में हमें ज्ञान है, जिसके बारे में हम जानते हैं। और हम किसी भी चीज़ को या किसी को भी जब जानते हैं, जब उसको उसके नाम से हम पहचानते हैं। तो जो भी पहचान होती है किसी की, व्यक्ति की, वस्तु की या स्थान की, तो उसको सभी उसी नाम से जानते हैं, यही कहलाता है संज्ञा। जैसा कि परिभाषा में बताया गया है, किसी प्राणी, इसका मतलब है कि व्यक्ति में केवल व्यक्ति ही नहीं आते हैं, मनुष्य ही नहीं आते हैं, सभी प्राणियों की बात की जाती है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो या जानवर हो या मनुष्य हो। प्राणी जो सजीव है, लिविंग थिंग्स है, वो सभी प्राणी कहलाते हैं। तो संज्ञा में सभी प्राणी, स्थान, वस्तु आदि के नाम, इसके अतिरिक्त उनके गुण, धर्म, स्वभाव या मनुष्य के विचार, जिनको एक नाम से पहचाना जाता है, जैसे क्रोध, वात्सल्य, प्यार इत्यादि, तो इन्हीं को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु आदि के नाम तथा गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। इनको हम उदाहरण से समझेंगे, जैसे प्राणी या व्यक्ति में है राम, गाय, चींटी आदि। तो यहाँ केवल व्यक्ति का नाम ही नहीं होगा, कोई भी जानवर, कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो सजीव प्राणी है, वो सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वस्तु है आम, मेज़, दवाई आदि। वस्तु कोई भी हो सकती है, चाहे खाने पीने की हो सकती है, चाहे रखी हुई वस्तु जो हमारे उपयोग में आती है, तो वो सभी वस्तुएं जिनका कोई नाम है, वो सभी संज्ञा कहलाती है। स्थान, स्थान में कोई भी शहर का नाम हो सकता है, देश का नाम हो सकता है, या देश खुद नाम हो सकता है, या जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे किसी भी शहर का नाम हो सकता है, या कोई भी स्थान, घर, अस्पताल या कोई भी अन्य स्थान, विद्यालय आदि, ये सभी स्थान के अंतर्गत आते हैं और इन सब का नाम होने के कारण ये सभी संज्ञा कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त ये सभी दृश्य होते हैं, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, लेकिन भाव जो गुणों को दर्शाते हैं, स्वभाव को दर्शाते हैं या विचार को दर्शाते हैं, वह शब्द भी संज्ञा कहलाते हैं। तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके उदाहरण होंगे दया, क्रोध, बचपन, मिठास आदि। इसके आगे हम देखेंगे, ये तो थी संज्ञा की परिभाषा और उनके उदाहरण। अब संज्ञा को भेदों के अनुसार हम समझने की कोशिश करेंगे। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आपने संज्ञा के 5 भेद भी पढ़े होंगे, संज्ञा के 3 भेद भी पढ़े होंगे, क्योंकि कई क्लास की बुक में 3 आते हैं और कई में 5 आते हैं। गलत दोनों ही नहीं है, लेकिन कब आपको 3 बताना है और कब आपको 5 बताना है और कैसे 5 है। मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं, लेकिन ये कैसे 5 भी है, तो ये भी मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये 3 मुख्य रूप से भेद होंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें आएगा किसी एक विशेष के बारे में कहा जाएगा। व्यक्ति यहाँ किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, व्यक्ति यहाँ जो विशेष रूप से किसी एक की बात की जाएगी, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा में देखने वाले हैं। इसी तरह से जातिवाचक, जिसके बारे में कहा जाए तो उनकी संपूर्ण जाति के बारे में, यानी सभी के बारे में कहा जाए, उसे जातिवाचक। जाति एक वर्ग, एक समुदाय को प्रकट करता है। भाववाचक संज्ञा, जैसा कि मैंने बताया, इनके गुण, स्वभाव, विचार, भावनाएं, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।
अब जो हम 5 भेद की बात कर रहे थे वह देखते हैं। संज्ञा के 2 अन्य भेद भी होते हैं। वह 2 कौन से होते हैं? वह होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, द्रव और द्रव्य 2 शब्द होते हैं। एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। द्रव तो तरल पदार्थ होता है, लेकिन द्रव्य किसी वस्तु या किसी चीज को कहते हैं। तो यहाँ पर जो संज्ञा का भेद है वो द्रववाचक नहीं होकर के द्रव्यवाचक है। इस बात का ध्यान रखना है। द्रव तरल पदार्थ को कहते हैं, लेकिन द्रव्य वस्तु को कहते हैं। उसमें सभी प्रकार की वस्तु आ सकती है, चाहे वो तरल में हो, चाहे ठोस में हो, चाहे अन्य में हो। तो यहाँ पर जो भेद है वो द्रव्यवाचक है। दूसरा भेद है समूहवाचक, जो ग्रुप में होगा। एक ऐसा शब्द जो पूरे समूह को, पूरे ग्रुप को बोध कराता होगा, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। हिंदी व्याकरण में ये दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माने जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। अन्य जो 2 भेद है वो ये 2 भेद जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद है, उसके अंदर ही आने वाले भेद माने जाते हैं, यानी कि जातिवाचक के ही भेद है। तो इस प्रकार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन ये दोनों भेद जातिवाचक के भेद है। इस बात को आपको समझना है। सबसे पहले देखते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह शब्द जो किसी एक प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराता है। तो आपको यहाँ पर ये अंडरलाइन ही कर लेना है, जो किसी एक प्राणी, यानी किसी एक के बारे में बताए, वो भी किसी एक विशेष के बारे में, यानी कि पर्टिकुलर जिसके बारे में कहा जाए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन जब हम जातिवाचक में पढ़ेंगे तो इसके जस्ट विपरीत होगा कि उस एक की ही नहीं, उसकी संपूर्ण जाति के बारे में बताया जाए। तो पहले हम व्यक्तिवाचक में देख लेते हैं उदाहरण। राम, श्याम, गंगा, हिमालय आदि। यहाँ कहा गया है कि एक प्राणी या व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराए, एक के ही नाम का बोध कराए। जैसे राम, श्याम, गंगा, हिमालय। यहाँ पर एक नदी का नाम बताया, एक पर्वत का नाम बताया, एक लड़की का नाम बताया और एक लड़के का नाम बताया। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे जब किसी एक के बारे में ही बताया जाए। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों, यानी बहुवचन में आ गया, यहाँ पर किसी एक की बात नहीं करेंगे, सबकी बात करेंगे, यानी उसकी संपूर्ण जाति यानी पूरे वर्ग का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत। यहाँ जो मैंने ये 4 नाम लिए हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित ही लिए हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। राम कौन है? एक लड़का है। राम के अतिरिक्त और भी लड़के हो सकते हैं, तो जो लड़का शब्द है वो जातिवाचक आएगा। और जब किसी एक लड़के का नाम बता दिए जाए, एक लड़के की बात की जाए, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। तो यहाँ जो लड़का शब्द है वो जातिवाचक है और जो यहाँ राम शब्द है वो व्यक्तिवाचक है। इसी तरह से व्यक्तिवाचक में श्यामा नाम दिया हुआ है, एक लड़की का नाम है, जबकि लड़की शब्द सभी लड़कियों के लिए बोला जाता है, इसलिए ये जातिवाचक है। इसी प्रकार से नदी, नदी शब्द जातिवाचक है, जबकि नदियों में से किसी एक नदी का नाम बोल दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक है। अगला शब्द है पर्वत। पर्वत शब्द जातिवाचक होगा, जबकि पर्वतों में से किसी एक पर्वत का नाम, जैसे कि ये ऊपर हिमालय बताया हुआ है, तो किसी एक का नाम बता दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक, जबकि सभी पर्वतों को संबोधित करने वाला वो शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं जातिवाचक के 2 भेदों के बारे में। जातिवाचक संज्ञा के निम्न 2 भेद हैं। इनकी हम बात करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो, यानी इन सभी की बात की जा रही है, जो वस्तुएं हैं उनकी बात की जा रही है, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य यानी कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जिसकी बात की जाए वो द्रव्यवाचक संज्ञा आएगी। परंतु अगर टिक द करेक्ट वाले प्रश्न में
किसी भी वस्तु का नाम दे करके ऑप्शन में द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं दे और जातिवाचक संज्ञा दे तो हमारा आंसर जातिवाचक होगा, क्योंकि यह जातिवाचक का ही भेद है। जैसे गेहूं, चावल, घी, सोना, चांदी, तांबा आदि। अगला देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह समाज का बोध हो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी यहाँ समूहवाचक है, समूह शब्द से ही समझ में आ रहा है कि किसी ग्रुप को संबोधित करने वाला कोई एक शब्द होगा। जैसे सेना, सेना शब्द है, एक सेना भी बोलेंगे तब भी उस सेना शब्द में बहुत सारे सैनिक होंगे, तभी वह सेना कहलाएगा। पुलिस शब्द, पुस्तकालय, दल, समिति, आयोग, ये सारे शब्द उसके समूह को प्रकट करने वाले शब्द है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। अगला देखते हैं जो तीसरा भेद है संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे बुढ़ापा, मिठास, वात्सल्य, वीरता, जवानी आदि। तो यहाँ हम देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा, भाव शब्द से ही हमें समझ जाना चाहिए कि या तो किसी का गुण होगा, गुण से अर्थ ये नहीं है कि वो सकारात्मक गुण ही हो, अच्छाई के बारे में कहे, वो बुराई के बारे में भी हो सकता है, बुरा भी उसका अपना गुण है। इसलिए कोई भी गुण, दोष, स्वभाव, दशा या कोई भी भाव या विचार वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत होगा। यह अदृश्य होते हैं। हमें लगे कि उसका क्रोध दिख रहा है, क्रोध नहीं दिखता, क्रोध करने वाला व्यक्ति दिखता है, इसलिए यह अदृश्य में माने जाते हैं। बुढ़ापा, मिठास, वात्सल्य, वीरता, जवानी, मोटापा आदि भाववाचक संज्ञा। उम्मीद करती हूँ आपको संज्ञा अच्छी तरह से समझ में आई होगी और इनके भेदों में जो अंतर है या इनके भेदों के लिए जो कहा जाता है कि 3 है या 5 है, ऐसा कई बार कन्फ्यूजन रहता है, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं और जातिवाचक के ही 2 भेद होने के कारण संज्ञा के कई बार हमें 5 भेद भी देखने को मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।